हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है 1000 मिली एम्पियर मीटर हैज़ एन एक्यूरेसी ऑफ ±2%. इट इज़ इट्स एक्यूरेसी वाइल मेजरिंग 100 मिली एम्पियर विल बी. तो हमें 100 मिली एम्पियर में इसकी एक्यूरेसी बतानी है. हमें एक मीटर दिया है जिसकी ये आपकी 1000 मिली एम्पियर का मीटर है. इसकी एक्यूरेसी ±2%. देखिए यहाँ पर ±2% जो है वो किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी नहीं होगी. एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी कितना सटीक है. मतलब यहाँ पर एक्यूरेसी इतनी कम तो हो नहीं सकती. इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट एरर या गारंटीड एक्यूरेसी एरर. ठीक है, मतलब ±2% एक्यूरेसी होगी और 98% ये सही देगा. तो इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं. तो पहले हम इसके लिए एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं. एब्सोल्यूट एरर ए ई लिख दिया मैंने. एब्सोल्यूट एरर देखिए ये हमारे मीटर के स्केल पर डिपेंड नहीं करती है, ये कांस्टेंट रहती है. ये हमें कितने दिया? 2% ऑफ फुल स्केल करंट. फुल स्केल जो हमारा करंट है वो है हमारा 2% ऑफ कितना है आपका 1000 मिली एम्पियर. तो 1000 मिली एम्पियर का 2% कितना होगा? ये होगा आपका 20 मिली एम्पियर. तो ये 20 मिली एम्पियर की जो है आपको वो देगा एरर. 20 मिली एम्पियर की एरर मीटर में जो थ्रू आउट रहेगी. और हमें निकालना क्या है, जब हम आपका 100 मिली एम्पियर मेज़र कर रहे हैं तो उस टाइम कितनी एरर आएगी वो बताना है हमें. तो देखते हैं यहाँ पर परसेंटेज एरर, परसेंटेज ई एट कहाँ, जब आपका हम 100 मिली एम्पियर मेज़र कर रहे हैं. ठीक है, परसेंटेज एरर एट 100 मिली एम्पियर के टाइम पे वो आएगी आपकी जो आपकी एब्सोल्यूट एरर है. एब्सोल्यूट एरर कितनी है हमारी? 20 मिली एम्पियर में ही है. तो 20 मिली एम्पियर. और हमें नापना कितनी है? अपॉन मेजर्ड. मेजर्ड कितनी है हमारी? 100 मिली एम्पियर. ठीक है, एब्सोल्यूट अपॉन 100, एब्सोल्यूट अपॉन मेजर इंटू 100. ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है. यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी है. बाकी अब देखिए ये मिली से मिली कट जाएगा और ये 100 से 100 कट जाएगा. तो परसेंटेज में कितनी परसेंट आ गई आपकी? ये आ गई 20%. 20% एरर आएगी. और 20% क्या है? प्लस माइनस. क्योंकि यहाँ पर ये जो एरर थी ये भी प्लस माइनस है, इसलिए यहाँ पर जो एरर आएगी ये भी प्लस माइनस इतनी आएगी. तो प्लस माइनस करेंगे तो ये आपकी 20% आएगी एरर. तो आंसर डी इसका सही हो जाएगा. ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन दिया है 2 रजिस्टर्स 3 ओम और 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल. व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. देखिए अब ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है एसएससी जेईई में. आर इक्विवेलेंट बताना है पैरेलल के केस में. ठीक है, आर इक्विवेलेंट क्या होता है हमारे पैरेलल के केस में? आर इक्विवेलेंट आर ई क्यू लिख दिया मैंने. ये होता है आपका पैरेलल के केस में R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. ठीक है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. इसको हम सिंपल से फॉर्मूले पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे. ये आपका इस केस का फॉर्मूला है. तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. तो देखिए पहले R1 की पहले वाले प्रतिरोध की वैल्यू 6 ओम और दूसरे वाले की है 3 ओम. 6 इंटू 3 अपॉन नीचे से क्या आ जाएगा? 6 प्लस 3. 6 इंटू 3 कितना होता है? 6 3 18 और 6 प्लस 3 कितना होता है? 6 और 3 9. 18/9 कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18. आंसर हो जाएगा 2 ओम. आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 2 ओम. सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा. आर इक्विवेलेंट निकालना है तो ये इसका फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन दिया है डिफाइन द लॉ दैट एंश्योर दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज लूप इन अ नेटवर्क इज 0. देखिए ये आपका है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ. आंसर हो जाएगा बी. ये KVL क्या बोलता है? हमारा कोई भी क्लोज सर्किट है, अगर देखिए इसमें एक कंडीशन है क्लोज सर्किट में, ये जो हमारा सोर्स हमारा एनर्जी देगा, सोर्स जितनी हमारी एनर्जी ट्रांसमिट करेगा उतनी ही एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगी उसके कंपोनेंट में वोल्टेज ड्रॉप के बराबर. ठीक है, मतलब Vs जो आपकी सप्लाई वोल्टेज है वो हो जाएगी आपकी VIR के बराबर, मतलब जो ड्रॉप होता है उसके बराबर. तो ये किस लॉ पे काम करता है? ये काम करता है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी के कंजर्वेशन में आपका काम करता है किरचॉफ लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है, और ये किरचॉफ का सेकंड लॉ है जिसको हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं. ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी. आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन दिया है हमें आइडेंटिफाई द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर
दैट आर सोर्स टू अ लोड इन अ डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन की कंडीशन क्या होती है ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया है लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस इज डबल टू सोर्स रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस इज हाफ ऑफ सोर्स रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस 0। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए हमारे डीसी के केस में जो हमारी एमपीटी है, यहाँ पर डीसी सोर्स लगा रहा हूँ, तो ये कैसे काम करती है। जो हमारा आर एस है, ठीक है, मतलब सोर्स का इम्पीडेंस, यहाँ पर वी एस है, सोर्स का इम्पीडेंस आर एस है, या सोर्स का आर एस, ये हमारा लोड के आर टी एच, लोड के प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। ये देखिए ये हमारा एमपीटी बोलती है। एमपीटी क्या बोलती है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बोलती है हमारी। आरएस जो है सोर्स का जो प्रतिरोध है वो लोड के प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर कंडीशन है कि हमारा आरएल वेरिएबल होना चाहिए। आरएल शुड बी वेरिएबल। आरएल को हम वेरी कर सकते हैं इसके बराबर पहुँचाने के लिए, लेकिन हमारा आरएस मस्ट बी कांस्टेंट। आरएस हमारा कांस्टेंट रहता है और हमारा आरएल वेरिएबल रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस। लोड का रेजिस्टेंस सोर्स का रेजिस्टेंस के बराबर होता है आर एल इक्वल टू आर एस। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आर एल हमेशा वेरिएबल होता है और आर एस कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है एनालाइज अ सर्किट यूजिंग थेवेनिन थ्योरम इफ ओपन सर्किट वोल्टेज इज 10 वोल्ट एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 5 ओम, व्हाट इज द थेवेनिन इक्विवेलेंट। देखिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारा जो वीटीएच होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, ये किसके बराबर होता है? ये हमारे होता है ओपन सर्किट वोल्टेज के बराबर। वीटीएच को ही हम ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं और उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है, वो हमें कितनी दी है? हमारा 10 वोल्ट। और यहाँ पर इक्विवेलेंट आरटीएच की वैल्यू भी हमें दी है, आरटीएच की वैल्यू हमें दी है 5 ओम। तो हमें यहाँ पर से सिंपल सा हमें थेवेनिन मॉडल बनाना है। देखिए थेवेनिन में क्या करते हैं हम, एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ आ आरटीएच, ठीक है। ये हमारा इसका इसका मॉडल बनता है। इसमें 10 वोल्ट की हमें सप्लाई है और आपका 5 ओम का प्रतिरोध लगा रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 वोल्ट इन सीरीज विथ 5 ओम। 10 वोल्ट इन सीरीज विथ 5 ओम, आंसर ए बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ लैंप प्लेसमेंट ऑन इल्यूमिनेशन यूनिफॉर्मिटी। मतलब हम लैंप को अगर यूनिफॉर्म अगर हम उसको लगाएंगे एक के बाद एक, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे इल्यूमिनेशन पे लैंप के। तो दिया है इरेगुलर स्पेसिंग इम्प्रूव यूनिफॉर्मिटी, रेगुलर स्पेसिंग इम्प्रूव यूनिफॉर्मिटी, क्लोजर स्पेसिंग रिड्यूस यूनिफॉर्मिटी, या डी नो इम्पैक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रेगुलर स्पेसिंग इम्प्रूव यूनिफॉर्मिटी। देखिए अगर हमने, जैसे ये हमारी कोई लाइन है, इसमें हमने रेगुलर इंटरवल में एक बल्ब लगा रखे हैं। कोई भी हमारा जो है, जैसे मैंने पहला यहाँ लगा रखा है, देन यहाँ, देन यहाँ, देन इधर, इधर एंड इधर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे नीचे पर हमारा इल्यूमिनेशन आएगा, टोटल फ्लक्स आएगा, तो वो इक्वल आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स आएगा ये इक्वल आएगा। अगर वही हमने ये, अगर इसी केस में हमने यहाँ पर पास में एक यहाँ, फिर एक अगला दूर, फिर इतने दूर एक ऐसे लगा रखा है, मतलब हमने इरेगुलर लगा रखा है। एक बल्ब यहाँ तो दूसरा यहाँ लगा रखा है, तो इसकी लाइट ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक का, बाकी इतने में रहेगा अंधेरा, फिर यहाँ पर आएगा दूसरा। तो हमारे यूनिफॉर्मिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर रेगुलर इंटरवल में हम हमारे बल्ब को प्लेसमेंट करते हैं, बल्ब की प्लेसमेंट करते हैं लैंप की, ताकि हमारी लाइट एडिक्वेट आए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी, रेगुलर स्पेसिंग इम्प्रूव द यूनिफॉर्मिटी। रेगुलर स्पेसिफिंग अगर बल्ब की है तो वह हमारी यूनिफॉर्मिटी को इम्प्रूव करेगी, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आईए रूल इन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में आईए रूल का महत्व क्या है? ऑपरेशनल गाइडलाइंस, मैंडेटरी लीगल फ्रेमवर्क, डी है आपका फॉर रेफरेंस ओनली, और डी है डिज़ाइन ओनली। तो इसका आंसर हो जाएगा मैंडेटरी लीगल फ्रेमवर्क। जो हमारा आई रूल है, इसमें हमें जो फ्रेमवर्क दिया है वो लीगल फ्रेमवर्क है, हमको उसको मानना ही पड़ेगा। उसके हिसाब से हम अपने जो भी हम हमारे जिसको डिज़ाइन कर रहे हैं या जिसमें काम कर रहे हैं, उसको हम उन रूलों के हिसाब से इम्प्लाई करेंगे। तो ये हमारे एक लीगल फ्रेमवर्क के रूप में काम करता है, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है आज सर्वो मोटर ड्राइव्स सोर्स
persistent steady state error despite high gain, what modification is recommended? कौन सा modification हम करेंगे इसको कम करने के लिए? दिया है reduce proportional gain, B दिया है integral control, D दिया reduce supply voltage और use larger motor। ठीक है, देखिए जो हमारा स्टडी स्टेट एरर होता है ना, SSE लिखता हूँ, स्टडी स्टेट एरर को लिखते हैं ESS। स्टडी स्टेट एरर जो होता है ये आपका क्या होता है, एक प्रोपोर्शनल एरर होता है, प्रोपोर्शनल एरर होता है। तो ये प्रोपोर्शनल एरर मतलब एक डेरिवेटिव एरर है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, डी बाई डी टी। ठीक है, डी बाई डी टी के कारण यहाँ पर एरर आ रही है। ये प्रोपोर्शनल को हम डी बाई डी टी बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम के केस में। तो इसको हमें एरर को एलिमिनेट करना है। तो देखिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन को हम एलिमिनेट किसके थ्रू करते हैं, इंटीग्रेशन के थ्रू। देखिए अगर इंटीग्रेशन अपॉन डी बाई डी टी करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ टी, अगर मैंने कोई फंक्शन है आपका डी बाई डी टी ऑफ टी, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ये जो हमारा मेन फंक्शन है वही आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर इंटीग्रल कंट्रोल का। एक इंटीग्रल कंट्रोल का हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमारी एरर कम आए और हमारी सर्वो मोटर एक्यूरेटली वर्क करे। तो हम यहाँ पर इंटीग्रल कंट्रोल का यूज़ करते हैं। ये कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, 50 मेगावाट प्लांट ऑपरेट्स फॉर 2000 आवर पर ईयर, व्हाट इज़ द एवरेज लोड ऑफ 25 मेगावाट इफ विथ द एवरेज लोड ऑफ 25 मेगावाट हमें दिया है। तो फाइंड द लोड फैक्टर। देखिए फिर लोड फैक्टर का क्वेश्चन आ गया। लोड फैक्टर क्या होता है ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया, फिर लिखता हूँ आपको, एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, AD अपॉन MD। ठीक है, एवरेज डिमांड हमें दी है, एवरेज कितना दिया है हमारा 25 मेगावाट। 25 मेगावाट हमारा एवरेज डिमांड दिया है और यहाँ पर हमने क्या दिया है, और मैक्सिमम डिमांड हमें दिया है 50 मेगावाट। 25 अपॉन 50 मेगावाट, मेगावाट से मेगावाट कट जाएगा और ये आपका 25 से ये 2 बार कट जाएगा, 25 दूनी 50, तो 1/2। 1/2 मतलब क्या होगा, 0.5। तो लोड फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, 0.5। परसेंटेज में पूछिए, परसेंटेज लोड फैक्टर, इसके लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.5 इंटू 100 कितना जाएगा आपका, 50%। ठीक है, तो लोड फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, 50% लोड फैक्टर आ गया। आंसर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है और आज का भी आखिरी क्वेश्चन है। इसमें दिया है एंड व्हीटस्टोन ब्रिज, R1 की वैल्यू दी है, R2 की वैल्यू दी है, R3 की वैल्यू दी है, हमें R4 की वैल्यू बतानी है जब हमारा ब्रिज बैलेंस है। तो देखिए इसके लिए क्या होता है हमारा, व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारी ये देखिए इस टाइप का हमारा ब्रिज होता है, बीच में हमारा गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। ठीक है, यहाँ से हम इन दोनों टर्मिनल से सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा R1 होता है, देन इधर R2, इधर R3 और R4। तो यहाँ पर हमें क्या होता है, जब हमारा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में, तो हमारी आमने सामने की भुजाएं जो होते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई रिमेनिंग 2 के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, R1/R2 इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, R3/R4। इनका रेशियो जो है वो बराबर होता है, R3/R4। तो यहाँ से हमने R4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं इसको नीचे सॉल्व करता हूँ। R4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R4 की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगी हमारी R2 इंटू R3, R2 इंटू R3 अपॉन R1। ठीक है, यहाँ से बस वैल्यू पुट कर देते हैं। R2 की वैल्यू हमें दी है आपकी, R2 की वैल्यू है 100 और R3 की वैल्यू है 150 और नीचे R2 की वैल्यू, R1 की वैल्यू 120। तो 150 इंटू 100 ये हो जाएगा आपका 15 और 3 0 1 0 ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 125 ओम। यहाँ पर R4 की वैल्यू आ गई 125 ओम। आंसर ए इसका बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, बने रहो मेरे साथ।